सरसों की पैदावार को 8 क्विंटल से बढ़ाकर 15 क्विंटल तक अगर लेके जाना है तो सरसों की पहली खाद में उन पोषक तत्वों को डालना पड़ेगा जो शाखाएं, फूल और फलियों को निर्माण करने में सबसे तेज और असरदार रिजल्ट देके जाएं। क्योंकि सरसों की ये पहली खाद ही उसकी पैदावार को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है और दानों में जो तेल की मात्रा रहती है ना, उन्हें बढ़ाने में भी इस पहली खाद का सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए किसान मित्रों, सरसों की जो पहली खाद होती है ना, उस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ताकि आगे चल के दानों में तेल की जो मात्रा है वो भी ज्यादा मिले और पैदावार जो है वो भी आपको 2 गुनी निकल के आए। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय पे बात करेंगे कि सरसों की जो पहली खाद रहती है उसके अंदर आपको कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, पहली खाद कब देना चाहिए, सिंचाई के पहले देना चाहिए या फिर सिंचाई के बाद देना चाहिए और कितनी मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। ये सारे टॉपिक अपन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि आप सरसों की फसल के अंदर पहली खाद में कौन कौन से पोषक तत्व देते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। किसान मित्रों, सरसों की फसल में पहली खाद हो या फिर बुआई के समय आप खाद उपयोग में लेते हो, उसके अंदर आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि सरसों एक तिलहन वाली फसल होती है और इसके जो दाने रहते हैं ना, इसके अंदर तेल की जो मात्रा रहती है ना, वो लगभग 40% तक रहती है। मतलब कि सिर्फ सरसों के जो दाने रहते हैं ना, उसमें 40% तक तो तेल ही होता है। तो इस तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको पोषक तत्वों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और इस तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए अभी तक सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर जो रिजल्ट देता है वो सिर्फ एक ही पोषक तत्व देता है और वो है सल्फर। तो सल्फर आप सरसों की बुआई के समय में भी उपयोग में ले सकते हो और जब आपकी फसल 1 महीने पे आ जाए, यानी पहली खाद जब अपन डालने जाते हैं, तब भी आपको सल्फर घटक युक्त खाद को उपयोग में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात किसान मित्रों, अगर आपने सरसों की बुआई के समय डीएपी, एसएसपी, एमओपी जैसी खाद अगर उसके अंदर उपयोग में ले ली थी, यानी कि फास्फोरस और पोटाश अगर आपने उपयोग में ले लिया था, तो आपको सरसों की जो पहली खाद है उसके अंदर फास्फोरस और पोटाश अगर आप नहीं भी देते हो ना, तो भी फसल को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसकी जगह पे सूक्ष्म पोषक तत्व जो रहता है, जैसे कि जिंक हो गया हो, फेरस हो गया, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो और साथ ही साथ में सल्फर जो है उसको उपयोग में ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, सरसों की जो फसल है ना, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है वो भी पौधे को उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे फसल जो है वो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेके आए। अब किसानों, तो तीसरी बात एक और ध्यान में रखनी है कि इस साल सरसों की जो फसल है ना, उसके अंदर जड़ गलन की समस्या, मतलब जैसे ही पहला पानी लगा रहे हैं तो पौधे सूख के जाने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और ये जो समस्या रहती है ना, ये ज्यादातर फंगस के कारण ही आती है। मतलब कि भूमिगत फंगस जो रहता है ना, वो जैसे अपन पानी देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और पौधे की जो जड़ें रहती है ना, उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उसी कारण से जैसे जैसे पानी लगता जाता है वैसे वैसे सरसों के जो पौधे रहते हैं ना, वो सूख के गलने लग जाते हैं और जब आप पौधा उखाड़ के रखते हो तो जड़ जो रहती है वो भी पूरी काली पड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको सरसों की जो फसल है ना, उसके अंदर जो पहली खाद आप उपयोग में लेने जा रहे हैं, उसके साथ में आपको एक फंजीसाइड को उपयोग में लेना है और फंजीसाइड आपको कौन सा लेना है, एटीएम, जिसके अंदर थाइफेनाइड मेथाइल 70% WP फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या करेगा ना, जो भूमिगत फंगस जो रहती है ना, उसको पौधे की जड़ों के ऊपर लगने नहीं देगा। जो पौधे खत्म हो गए वो तो सही नहीं हो सकते, लेकिन नए पौधों के अंदर फंगस नहीं आएगी और आप पहली खाद डाल रहे हो तो उसके साथ में अगर मिला के डाल दोगे तो जो पौधे है ना, उसके ऊपर फंगस जो है वो लग नहीं पाएगी और फसल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। और इस केटीएम की मात्रा आपको आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। इसको अच्छे से खाद के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से भुरकाव के रूप में उपयोग में ले लेना है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि सरसों की फसल में पहली जो खाद है उसके अंदर आपको किन किन चीजों को उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, सरसों की जो पहली खाद है ना, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो यूरिया जो है वो उपयोग में लेना है और उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट, जिसके अंदर जिंक की मात्रा और सल्फर दोनों की मात्रा रहती है, उससे उपयोग में लेना है और इनके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड जो है वो मिला के उपयोग में लेना है, जिससे इन तीनों का मिक्सचर जो है वो तैयार होगा और मिक्सचर जो है वो आपको जमीन के माध्यम से डाल देना है। सिंचाई के पहले डालना है, उसके बाद आपको पानी लगाना है, ताकि जो रिजल्ट है वो आपको इस खाद का पूरी तरीके से मिल पाए। अब अक्सर क्या करते हैं किसान भाई, पहले पानी लगा देते हैं उसके बाद खाद डालते हैं, जिससे दाने जो है वो अच्छे से घुल नहीं पाते और यूरिया के जो दाने रहते हैं ना, वो जमीन पे ही पड़े रहते हैं और जब जमीन में दाना पड़ा रहता है ना, तो ये
गैस बन जाता है और जमीन वातावरण में चला जाता है, और बचा हुआ जो यूरिया रहता है वो पौधा उससे अच्छे से अपटेक नहीं कर पाता है, और उसी कारण से रिजल्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको पहले खाद डालनी है, उसके बाद में आपको सिंचाई लगानी है। अब किसान मित्रों, ये जो सरसों की पहली खाद है ना, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, और उस वीडियो के अंदर हमने ह्यूमिक एसिड, यूरिया और उसके साथ में सल्फर 90% आपको उपयोग में लेने के लिए बोला था, जो WDC फॉर्म में आता है उसको उपयोग में लेने के लिए बोला था। अब ये वाला जो वीडियो है, इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट के ऊपर वीडियो बनाया, तो आप वो वाली खाद भी उपयोग में ले सकते हो। अगर सल्फर 90% उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप जिंक सल्फेट को उपयोग में लीजिए, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है ना, ये सरसों की फसल के लिए काफी अच्छा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा भी होती है और सल्फर की मात्रा भी उपलब्ध हो जाती है। अब किसानों, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की, कि आखिर में ये यूरिया आपको पहली खाद में क्यों देना है। अब ये यूरिया क्या करता है ना किसान मित्रों, जैसे कि अपन पहली खाद में इसको उपयोग में लेते हैं, तो ये फसल के अंदर फुटाव जो है वो काफी अच्छा लेके आता है। फसल के अंदर आपको हरापन भी अच्छा आएगा, फुटाव जो है, शाखाएं जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा बनेगी, और शाखाएं अगर ज्यादा बनेगी तो उसके ऊपर आपको आगे चल के फूलों की जो संख्या है ना वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, और फूल जो है उससे फलियां बनेगी, और फलियां जो है उसके अंदर दाने जो है वो भी आपको आगे चल के ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको पहली खाद में जो है वो यूरिया उपयोग में लेना है। अब ये यूरिया क्या होता है ना, काफी किसान जो है वो एक साथ उपयोग में ले लेते हैं, मतलब पूरा कट्टा होता है 45 किलो का जो बैग होता है वो पूरा का पूरा एक साथ डाल देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब ये जो यूरिया की जो मात्रा है आपको 2 डोज में डिवाइड करके डालनी है, मतलब पहली जो पानी लग रहा है 20 से 25 दिन पे जा रहा है, या फिर आप 30 दिन पे लगाते हो, तो 30 दिन की अवस्था पर आपको इसकी यूरिया की आधी मात्रा डालनी है। मतलब 45 किलो का अगर बैग है तो आप 20 से 22 किलो या फिर 25 किलो तक आप जो पहली खाद के अंदर उसके अंदर उपयोग में लीजिए। इससे क्या होगा, तो यूरिया रहेगा ना वो पूरी तरीके से पौधा अपटेक कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि अगर अपन एक साथ डाल देते हैं ना तो वो यूरिया जमीन के ऊपर ऐसा ही पड़ा रहता है, पौधा उसे पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है, और जो जमीन के ऊपर यूरिया पड़ा रहता है ना, ये अमोनिया गैस में बदल जाता है और वातावरण में उड़ जाता है। उस कारण से पौधा जो है उसे ग्रहण नहीं कर पाता, और बाकी का जो यूरिया रहता है वो जमीन के अंदर लीच आउट हो जाता है। मतलब जैसे अपन पानी लगाते हैं तो ज्यादा यूरिया अगर अपन डाल देते हैं तो वो जमीन के अंदर चला जाता है, और पौधे की जड़ जो रहती है ना, जो सरसों की जड़ रहती है ना, उससे भी नीचे चला जाता है, और उससे भी पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। इसी कारण से यूरिया का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको 2 डोज में डालना है। पहला डोज आपको 25 से 30 दिन की अवस्था पर डालना है, और मात्रा कितनी लेनी है, 20 से 22 किलो, और अधिकतम आप 25 किलो तक ले सकते हो। इससे क्या होगा ना, रिजल्ट जो है ना वो आपको यूरिया के ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब किसान मित्रों, इस यूरिया के साथ में आपको जो जिंक सल्फेट आप उपयोग में लेने जा रहे हो, जिंक सल्फेट के अंदर 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला तो जिंक 33% पाया जाता है, और दूसरा होता है इसके अंदर सल्फर। सल्फर की मात्रा लगभग 15% इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो दोनों पोषक तत्व है ना, जब भी अपन फसल के अंदर डालते हैं तो ये फसल के अंदर हरापन जो है वो ज्यादा लाने में मदद करते हैं। और इसके अंदर जो जिंक की मात्रा होती है ना, ये पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो रहती है ना उसे तेज कर देता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक बार बढ़ जाती है ना, पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा खाना बनता है, और खाना अगर उसके अंदर ज्यादा बनेगा तो ऊर्जा जो है पौधे को ज्यादा मिलेगी, और ऊर्जा जब ज्यादा मिलती है तो उसी कारण से पौधा फिर आगे चल के ज्यादा ज्यादा फूल भी लेके आता है, और फूलों से जो फलियां हैं वो भी ज्यादा देखने को मिलती है, और फलियों में जो दाने भर रहे हैं ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो सल्फर पाया जा रहा है ना, ये सल्फर क्या करता है ना, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करता है, और सल्फर को ठंड वाली सीजन में अगर आप देते हो तो इसके काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो एक प्रकार का गर्म पोषक तत्व है, और जब भी ठंड वाली फसलों में, मतलब रबी सीजन वाली फसलों में दिया जाता है तो पौधे को पाला पड़ने से बचाता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर ठंड काफी तेज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पौधे पर स्ट्रेस आता है, तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने का काम भी करता है। उसी कारण से सल्फर जो है वो रबी सीजन में सबसे ज्यादा सुझाव दिया जाता है कि आप फसलों के अंदर उपयोग में लीजिए। और रही बात जिंक सल्फेट 33% के डोज की, तो आप इसे 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। 5 किलो की जो मात्रा रहती है वो सरसों की जो फसल है उसके लिए सफिशिएंट रहती है, मतलब कि जिससे पौधे को अच्छा हरापन भी आएगा और बढ़वार जो है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इसके साथ में आपको कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड जो 98% पाया जाता है, इसको उपयोग में लेना है। अब ह्यूमिक एसिड में आपको उपयोग में लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमिक एसिड क्या करेगा ना, पौधे की जो सफेद जड़ें रहती ना उनका विकास काफी तेज गति से कर देता है, और जब पौधे की जड़ें ज्यादा से ज्यादा फैलती है जमीन के अंदर तो वो जमीन से ज्यादा पोषक तत्व भी ग्रहण करती है। और जो आप जिंक सल्फेट और यूरिया डाल रहे हो ना, ये भी क्या होता है ना, जमीन में डालते हैं तो पौधे को काफी कम मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि ये घुलता नहीं है जमीन से, पौधा जो है उसे अपटेक नहीं कर पाता है। तो पौधे की जड़ें ज्यादा फैलेगी तो जड़े का जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा, और एरिया अगर बढ़ेगा तो जो भी पोषक तत्व उस एरिया के अंदर पड़े हुए ना वो पौधा अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। उसी कारण से जिंक सल्फेट आप इसके अंदर उपयोग में लेते हो तो पौधे के अंदर हरापन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, फुटाव जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा आता है, और बढ़वार जो है वो भी पौधे की एकदम से आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और इस सरसों की फसल के अंदर आपको पहली खाद के अंदर ह्यूमिक एसिड जो है वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना
है, जिससे पौधा जो है वो बढ़वार भी अच्छी ले और जड़ें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर फैल पाए। और इस हुमिक एसिड की एक और खास बात ये कि ऑर्गेनिक रूप से काम करता है, मतलब मिट्टी का जो पीएच रहता है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। साथ ही साथ में मिट्टी के अंदर नमी जो है वो भी ज्यादा दिनों तक टिका के रखेगा, ताकि जमीन से ज्यादा पोषक तत्व पौधा ग्रहण कर पाए। तो किसान मित्रों, यही थी सरसों की फसल के अंदर पहली खाद आपको कौन सी लेनी चाहिए, खाद के क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, और साथ ही में आपको सरसों की फसल में पहली खाद कब उपयोग में लेना चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हर रोज उपलब्ध होती है। और साथ ही में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।